ठहरो ठहरो ठहरो, हम बनेंगे आपकी आवाज। व्यापम महाघोटाले के विरोध में जेल भरो आंदोलन का संस्कार थानी जबलपुर से शंखनाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव, युवक कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा बरार, युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुणाल चौधरी के नेतृत्व में विशाल आम सभा और जेल भरो आंदोलन। निवेदक युवक कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र जबलपुर अध्यक्ष शशांक दुबे। नमस्कार, एक्सप्रेस एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। एजेंडा में बात होगी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने की गंभीर पहल के बीच पूर्व मंत्री बाबूलाल गौर की गैर मौजूदगी से खड़े हुए सवाल की, और हमारी नजर होगी कांग्रेस में एक नया जोश भरने के लिए सड़क पर संघर्ष करते नजर आए कमलनाथ पर। तो हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां दो जिम्मेदार नेताओं के बीच जुबानी जंग ने सियासत गरमा दी है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्रेस एजेंडा। एजेंडा में सबसे पहले बड़ी खबरों की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर भोपाल की, जहां स्मार्ट सिटी के बढ़ते कदम को इंगित कर रहे कॉन्क्लेव का शुक्रवार को दूसरा दिन था, लेकिन भोपाल को पेरिस बना देने का सपना दिखाने वाले भोपाल से विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर इस कॉन्क्लेव में नजर नहीं आए। दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के करीब 20,000 कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। तीसरी और आखिरी तस्वीर रायपुर की है, जहां कमल विहार प्रोजेक्ट पर दो नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इन दिनों भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर शहर में देश विदेश के दिग्गज जुटे हैं। इस कॉन्क्लेव में सुझाव दिए जा रहे हैं कि कैसे स्मार्ट सिटी बनाई जाए। इस कॉन्क्लेव से अभी तक भोपाल के विधायक उमाशंकर गुप्ता ने भी दूरी बनाई है, लेकिन चर्चा का विषय बने बाबूलाल गौर, जिन्होंने कभी भोपाल को संघाई पेरिस बनाने का सपना दिखाया था। और आज में स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी ये नहीं बता, क्योंकि ये बताने तो आप आए। कैसे बनेगी स्मार्ट सिटी, कहाँ बनेगी, कैसा होगा खाका। भोपाल के नूरज सभा होटल में इसको लेकर 3 दिन का कॉन्क्लेव चल रहा है। देश विदेश के दिग्गज मशवरा दे रहे हैं। भोपाल के सभी विधायक मौजूद रहे, सीएम शिवराज भी पहुंचे, मगर नदारद है भोपाल को पेरिस और संघाई बनाने का सपना दिखाने वाले गृह मंत्री बाबूलाल गौर। खबर है कि महापौर आलोक शर्मा और गौर के बीच मनमुटाव चल रहा है। दूरियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि स्मार्ट सिटी को लेकर दोनों के बीच कोई चर्चा नहीं हो रही है। वजह महज इतनी है कि गौर का निगम के अफसरों को फटकार लगाना और निर्देश देना आलोक शर्मा को रास नहीं आया, जिसके कारण रार बढ़ती चली गई। गौर से पूछा गया तो ऑन कैमरा कुछ भी नहीं बोले। स्मार्ट सिटी के कॉन्क्लेव में जाएंगे? स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में जाएंगे क्या? गौरतलब स्मार्ट सिटी के कॉन्क्लेव में जाएंगे क्या? गौरतलब स्मार्ट सिटी के कॉन्क्लेव में जाएंगे क्या? हालांकि महापौर भी मानते हैं भोपाल की बदली तस्वीर गौर के कराए काम का नतीजा है। उनके योगदान को यूं ही नहीं भुलाया जा सकता। तो फिर दिक्कत क्या है साहब, विवाद किस बात का है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वास्तव में आज अगर भोपाल का जो विकास हुआ है, भोपाल अगर आज इस स्थिति में पहुंचा है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो लोह पुरुष हमारे बाबूलाल गौर जी को ही जाता है। पहली बार नहीं है जब रूठे हो बाबूलाल गौर। उन्हें लगता है कि अहमियत कम हो रही है तो कोप भवन में चले जाते हैं। हर बार तो मना लिया गया, मगर इस बार कब नाराजगी दूर होगी ये देखना दिलचस्प होगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा। एजेंडा में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजीव सिरोटिया जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही भोपाल से इस खबर में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं
एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा। अजय, आज दूसरा दिन था कॉन्क्लेव का। जो नेता पहुंचे हैं वो तो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उमाशंकर गुप्ता और बाबूलाल गौर नहीं पहुंचे हैं। वजह क्या है? जी, मैं आपको एक बात और बता दूं कि देर शाम आज उमाशंकर गुप्ता जरूर इस पूरे आयोजन में पहुंच चुके थे। उन्होंने नहीं आने को लेकर कई वजह गिनाई अपनी और कहा कि मेरे को इसके शुभारंभ अवसर पर पहले ही दिन होना चाहिए था, लेकिन अपनी व्यस्तताओं की चलते मैं नहीं आ पाया। रही बात बाबूलाल गौर की, तो ये बात सही है बिल्कुल कि बाबूलाल गौर जिस तरीके से शहर में भ्रमण कर रहे थे, जिस तरीके से वो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया करते थे, जिस तरीके से अधिकारियों को मौके पर फटकारा करते थे निरीक्षण के दौरान जब खामियां मिलती थी, ये बात कहीं ना कहीं आलोक शर्मा को नागवार गुजरी है। पिछले लंबे अरसे से इस बात को लेकर राकेश जी चर्चा चल रही थी कि क्या महापौर और बाबूलाल गौर को लेकर शहर के बीच पटरी नहीं बैठ रही है। क्या आपको बता दूं, पिछले दिनों जब नगरीय प्रशासन का जिम्मा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मिला था, तो उन्होंने भी खुलकर वकालत की थी कि गौर साहब आप पूरा भोपाल देखिए, भोपाल में क्या होना है, कैसे होना है, ये आप तय करेंगे। लेकिन अब कम हुई तवज्जो और आलोक शर्मा के महापौर बनने के बाद से बदले घटनाक्रम ने गौर साहब को किनारे लगा दिया भोपाल के विकास से। लिहाजा उनको इस पूरे मामले में जिस तरीके से तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। कहीं ना कहीं उनका जो कर्ज था उसके मुताबिक उनको उनके साथ जानकारियां साझा नहीं की गई, तो गौर साहब इस बात से खफा बताया जा रहा है। वहीं आपकी गौर साहब से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, कैमरे पर तो जिस तरीके से हम जो दृश्य है वो जो पूरा वीडियो वो है आप देख सकते हैं, उसमें तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि गौर साहब से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, तो वो साफ तौर पे हमारी आईडी को हटा दे रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऑफ कैमरा जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अब भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत लोग बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं, अब वो स्मार्ट सिटी के रूप में देखेंगे। जब तक मेरा समय था, जब तक मैंने खूब देख लिया। चलिए अजय जी, हम आपके पास लौट रहे हैं। राजेश जी, आलोक शर्मा जो महापौर है, आप उनको ये कहते हुए सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भोपाल आज जो कुछ है उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबूलाल गौर का है, किसी से छुपा भी नहीं है। लेकिन बाबूलाल गौर अगर वहां नहीं पहुंच रहे हैं, जिन्होंने कभी भोपाल को पेरिस बनाने की बात कही थी, तो आप क्या सोचते हैं इसकी वजह क्या है? देखिए, बाबूलाल गौर जो है नगरीय विकास मंत्री के रूप में भोपाल के सौंदर्यीकरण के लेके काफ़ी बातें करते रहे और अभी पिछले कार्यकाल में हमने देखा कि उनकी बहू गौरी महापौर थी जी। लेकिन उसके बाद जब उनको गृह मंत्री का कार्य वो दिया गया और नगरीय विकास विभाग जो उनका बड़ा प्रिय विभाग माना जाता है वो नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनको दिमाग में ये लगता हुआ कि उनकी उपेक्षा हो रही है या उनकी कुछ सुनी जाने वाली बात है नहीं, उनकी शिरकत करने से क्या फायदा, तो ये बात हो सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाबूलाल गौर से पहले तो वो मंत्रालय नहीं मिला जिससे वो विकास का जिसमें उनकी रुचि रहती थी, और महापौर भी अब नहीं रही उनकी पुत्र वधू कृष्णा गौर जी, तो ये नाराजगी के चलते वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये दिखाना चाहते होंगे ये मैंने जो किया वो सबके सामने है। अब आप जो कर रहे हैं वो जो नई पीढ़ी है, जो महापौर हैं आलोक शर्मा, ये करके दिखाएं। तो मतलब कहीं भोपाल की स्थानीय राजनीति गुटबाजी में उलझे होने के कारण ये संदेश नहीं जा पा रहा है कि भोपाल की स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के कहीं वजह ये तो नहीं है राजेश जी कि उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी के लिए 50 एकड़ जो भी भूमि चाहिए है वो किस क्षेत्र में देना चाहते हैं? बाबूलाल गौर की हो सकता है दिलचस्पी अपने विधानसभा क्षेत्र में हो, ये कोई कारण तो नहीं है, या फिर कहीं समन्वय का पूरी तरह से अभाव है? देखिए, ये अपनी स्थानीय की राजनीति आपस की अपनी जगह है, लेकिन अगर दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ा जाए तो हकीकत तो ये कि भोपाल जो है स्मार्ट सिटी पहले था और धीरे धीरे वो स्मार्ट सिटी का जो विद्रूप चेहरा देखने को सामने आ रहा है। कोई 50 एकड़ या 100 एकड़ की किसी भी इलाके में करके 1-2 कॉलोनियाँ बना के कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन जाती है। समस्या ये है कि जो हमने जिस एक नई राजधानी की बसाहट की थी और पुराने भोपाल का एक जो आर्कियोलॉजिकल जो रोड मैप था, इसको प्रोटेक्ट करना था और राजधानी को विकसित करना था, वो एरिया जो सरकारी तौर पर जो राजधानी है, सरकारी इलाके की राजधानी, जिसको बहुत ग्रीन सिटी आप कह सकते हैं, वो भी अब चूंकि इनका मास्टर प्लान तक ही नहीं ला पा रहे, स्मार्ट सिटी कहाँ से बात करते हैं। चलिए, दूर और जो आपने जो दूसरा जो इलाका जो विकसित हो पा रहा है मास्टर प्लान के नहीं आने के कारण, अब जब मास्टर प्लान लाएंगे तब तक वहां पर खुद स्ट्रक्चर बेतरतीब खड़े हो जाएंगे, तो फिर कहाँ से आप मास्टर प्लान के तहत विकास? चलिए, एक बार फिर हम अजय के पास चलते हैं। अजय, आज दूसरा दिन था, खास बात क्या रही और कल इसका समापन होना है, क्या उम्मीद की जाए कि बाबूलाल गौर वहां नजर आएंगे?
देखिए राकेश जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो दूसरा दिन था, कल पहले दिन तमाम सारी बातें हुई। आज भारत सरकार के अर्बन एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे गिरिजा शंकर, वो आए, उन्होंने पूरा बताया, स्मार्ट सिटी के मसौदे पर बात करी, बजट पर बात करी कि क्या बजट होगा, किस पीपीपी मोड पे हम वर्कआउट करेंगे, और हमको भोपाल की यूएसपी उन्होंने बताई। सबसे खास बात मैं बता दूं, भोपाल के लोगों को जिस बात की चिंता सबसे ज्यादा सता रही थी कि कहीं भोपाल की हरियाली, जो अमूमन बहुत कम शहरों में देखने को मिलते हैं राकेश जी, की किसी शहर के बीचों बीच हरियाली हो, तो खासतौर पर गिरिजा शंकर जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है, उनका ये कहना था कि मैं चाहता हूं कि भोपाल का तालाब और भोपाल की ग्रीनरी जस की तस रहे। हमको भले ही स्मार्ट सिटी को अन्यत्र शिफ्ट करना होगा या बसाना होगा, हम बसा देंगे, लेकिन इस शहर को जब बसाया जाए या यहाँ पे स्मार्ट सिटी जब भी खड़ी की जाए तो इसके एक भी पेड़ नहीं काटे जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं फ्रेम में जो है भोपाल के नैसर्गिक सौंदर्य से खिलवाड़ करने की जो योजनाएं जितनी भी तैयार की जा रही थी या होने वाली थी, उनको किनारे लगा दिया गया। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो कल की प्लानिंग होनी है, मैं आपको बता दूं कि कल जो कोलंबिया और अमेरिका से जो तमाम सारी टीमें आई हैं, वो शहर के अलग अलग स्पॉटों पे विजिट करेंगी। आज तक 2 दिन कार्यशाला चली है, कल ग्राउंड पर जो है वर्कआउट देखने को मिलेगा कि तमाम सारे अधिकारी और नौकरशाह किस तरीके से भोपाल के अलग अलग इलाकों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने अजय दी है। राजेश जी, निश्चित तौर पर अमेरिका या कोलंबिया जो भी आएंगे वो भ्रमण करेंगे और देखेंगे, हो सकता है उनके सुझाव हो कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाई जा सकती है, तालाब की और गिनती की बात। लेकिन जो मध्य भोपाल के जो विधायक हैं, जिनमें से एक मंत्री हैं बाबूलाल गौर, दूर भी हैं, तो क्या विधायकों की अपनी प्रतिस्पर्धा कहीं इसके बीच में आड़े तो नहीं आ सकती? वो चाहेंगे हमारे क्षेत्र में बने, यदि चोकड़े में ही बनना है 50 एकड़ के। तो देखिए राकेश जी, इस बात को समझिएगा कि स्मार्ट सिटी क्या होती है। सिटी की कॉन्सेप्ट है, कोई मोहल्ले और कॉलोनी की कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 150 ये छोटी छोटी बातें, और मुझे लगता है कि बहुत हल्की राजनीति इन चीज़ों पर की जा रही है। भोपाल को अगर हमें स्मार्ट सिटी का जो गौरव था उसका बगैर स्मार्ट सिटी घोषित किए हुए उसको बनाए रखना है, तो आज आपको तत्काल रूप से प्रभाव से निर्णय लेना पड़ेंगे कि भोपाल के जितने भी व्यस्ततम चौराहे हैं, इनके सौंदर्यीकरण पर आप करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, उन सारे चौराहों पर आपको फ्लाईओवर बनाना पड़ेंगे। बहुत कुछ करने आपका ट्रैफिक ही खत्म हो, पूरा जाम होता जा रहा है। पहले ही आपने कह दिया कि मास्टर प्लान ही नहीं बना है। तो मास्टर प्लान नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ठिठका हुआ शहर हो गया। आप चलिए 50 कदम चलते हैं, फिर सिग्नल आ जाता है। बगैर समस्याएं बहुत हैं, बहुत सारी समस्याएं ही विरासत में मिली हो। अजय शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। स्मार्ट सिटी जिसने भोपाल वासियों को एक ऐसा सपना दिखाया है जिसमें वो मानकर चलने लगे हैं कि अब सूबे की राजधानी का कायाकल्प ही तय ही नहीं है, बल्कि उसे देश के नक्शे पर एक नई पहचान मिलने जा रही है। उम्मीद की जाना चाहिए कि भोपाल की अपेक्षाएं पूरी होंगी, लेकिन यह भी सच है कि भोपाल नगर निगम और विकास प्राधिकरण ही नहीं, मुख्यमंत्री को भी इसके लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि राह आसान नहीं है और चुनौतियां कई है। फिर भी यदि बीजेपी की सरकार रहते भोपाल विकास का मॉडल साबित हुआ तो वह दूसरों के लिए किसी उदाहरण से कम नहीं होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या कांग्रेस के नाथ कमलनाथ करेंगे कांग्रेस का कायाकल्प। सीएट लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएट औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएट एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएट सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएट 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो बात हुई भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर चल रही कवायद। अब हम बात करते हैं व्यापम के मुद्दे पर सड़क पर आई कांग्रेस की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर जेल भरो आंदोलन का शंखनाद युवक कांग्रेस ने जबलपुर से किया है, जिसकी अगुवाई कमलनाथ ने की है। लंबे समय से चुप बैठे छिंदवाड़ा से सांसद कमलनाथ ने हुंकार भरी तो अरुण यादव ने कमलनाथ के नेतृत्व में शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प क्या लिया। उनके इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी। एक बार फिर शंखनाद हो गया, बिगुल बज गया बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का। व्यापम घोटाले पर अब तक दिग्विजय सिंह ही सरकार को घेरते आए हैं, लेकिन इस बार चेहरा बदल गया, लेकिन तेवर वही।
जबलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन के शंखनाद ने प्रदेश कांग्रेस के नए अध्याय की इबारत लिखी। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता जबलपुर पहुंचे। पूरी ताकत के साथ 20,000 कार्यकर्ताओं की सांकेतिक गिरफ्तारी हुई। मंच पर अरुण यादव भी पहुंचे। व्यापम घोटाले पर प्रदेश सरकार पर हमला बोला और लगे हाथ ऐलान भी ऐसा किया जिससे कमलनाथ समर्थकों की बाँछें खिल गई। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज यहाँ से ले। कमलनाथ की एंट्री प्रदेश की सियासत में लंबे अरसे बाद हुई है। इस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी निराश नहीं किया। हजारों कार्यकर्ताओं के बीच कमलनाथ ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि कांग्रेस एक बार फिर तैयार है। व्यापम मुद्दा तो शुरुआत हमने यहाँ भोपाल से करी थी। मैं आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे जब पहली दफे हमने व्यापम का मुद्दा उठाया था। आप हमने भोपाल में कमलनाथ की जबलपुर आंदोलन के जरिए प्रदेश में एंट्री के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मसलन कहीं कमलनाथ को प्रदेश में एंट्री के लिए पार्टी आला कमान ने तो इशारा नहीं किया है। क्या सीनियरिटी को देखकर छिंदवाड़ा नरेश को कमान सौंपने की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि प्रदेश के बाकी कांग्रेसी शेर तो 3 विधानसभा चुनाव से पार्टी की नैया डुबो ही रहे हैं। जबलपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कार्तिक अग्निहोत्री। जबलपुर से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी कार्तिक अग्निहोत्री और सांसद राकेश सिंह। राकेश जी, आप क्या देखते हैं, आज कमलनाथ ने जबलपुर से फिर व्यापम मुद्दे को हवा दी है, एक सांसद के नाते और बीजेपी के नाते आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस की कोई रणनीति ही नहीं है, मैं मानता हूं। जी 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 राकेश जी, पूरी बात रखिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दी है आपसी शक्तिमंथन है और इसीलिए लंबे वनवास के बाद में कमलनाथ जी आज जब प्रकट हुए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई मुद्दा नहीं है, जनता इस बात को जान चुकी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, लेकिन बीजेपी करती है। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है राकेश जी, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक, आप पूरे समय जेल भरो आंदोलन के समय वहां मौके पर मौजूद थे, कांग्रेस की रणनीति क्या नजर आ रही, क्या वो कारगर सिद्ध हो रही है? देखिए, यदि कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो जिस तरह जो बयान अरुण यादव ने खुले मंच से दिया, कार्यकर्ताओं के बीच में दिया, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ जब कमलनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि कुछ देर के लिए मीडिया से वो रूबरू हुए, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा कि व्यापम का जो मुद्दा था उन्होंने उछाला था, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में उछाला था, और दिग्विजय सिंह पर जिस तरह से काउंटर वार हुआ है कुछ दिन पहले, उनके खिलाफ भी उनके शासनकाल में जो नियुक्तियां हुई थी उनकी कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस कि एक नया ये तीर हो कि जिसमें एक नए चेहरे को लाया जाए, साथ में जो योग्य भी हो, साथ ही साथ सीनियरिटी भी हो। ये आला कमान का भी एक आदेश हो सकता है, ये आकलन हो सकता है कार्तिक। लेकिन कांग्रेस का जो कार्यक्रम था वो क्या सफल माना जाएगा? जो उद्देश्य था, जो संदेश देना चाहते थे, उसमें वो कितने सफल रहे? और इसके साथ ही ये भी स्पष्ट करिए कि अरुण यादव ने जो कहा उसके अब क्या गंभीरता से उसको लिया जाए? देखिए, संदेश देने की बात की जाए तो जिस तरह तैयारियां थी, संदेश देने की कोशिश तो की गई, लेकिन जब मंच पर वहां कमलनाथ गुट के जो समर्थक थे, जो उनकी होड़ लगी हुई थी, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा आयोजन सिर्फ व्यापम मुद्दे को लेकर सफल कहा जाए। इस पूरे उसमें जो अरुण यादव ने भी खुले मंच से जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस को तैयार रहना पड़ेगा और कमलनाथ के नेतृत्व में आने वाले समय में शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। इसका यह संकल्प यहाँ मौजूद जितने भी कांग्रेसी सब दोहराएं। चलिए चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश जी मौजूद है। राजेश जी, अरुण यादव का ये बयान क्या मायने रखता है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ की अगुवाई में संकल्प लें कि शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? नहीं, मेरे को पहले एक बात समझ में नहीं आ रही है राजेश जी कि जो व्यापम मुद्दे की अभी क्या प्रासंगिकता रह गई है कांग्रेस के लिए, कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में आजमाया, फेल हो गए,
लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के सामने ये मुद्दा बिल्कुल गौड़ हो गया। उसके बाद जितने भी उपचुनाव या नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, देखिए व्यापम को लेके मध्य प्रदेश के बाहर जो परसेप्शन बन गया है उसको लेके ये कांग्रेस के नेता सोच रहे हैं कि हम व्यापम के मुद्दे को बना लेंगे। इसकी व्यापम की मध्य प्रदेश के अंदर असलियत कुछ और है, परसेप्शन कुछ और है। यहाँ मामला व्यापम के कारण इतना वो नहीं हुआ है जितना व्यापम की जो जांच एसटीएफ ने जिस तौर तरीके से की है उसको लेके सवाल उठे। लेकिन कहीं राजेश जी देवास और झाबुआ के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कोई अपनी एक दूसरी लाइन पर आगे तो नहीं बढ़ रही सड़क पर। राकेश जी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, कांग्रेस ने व्यापम की लड़ाई को इन चुनावी राजनीति से हट के देखें तो काफी हद तक लड़ा और काफी अच्छे से लड़ी, और उसको आपने सीबीआई के मुहाने तक पहुंचा दिया। अब सीबीआई के पास जब जांच पहुंच गई है, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है एक, दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जांच के आदेश दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहे या न कहे, सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में निगरानी रहने वाली है। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए अब ये मुद्दा नहीं रह जाता? मैं नहीं, मेरे लिए क्या हमारे कांग्रेसी मित्र क्या इस बात का सब्र करने को तैयार नहीं है कि वो सीबीआई क्या जांच कर रही है? सब्र की बात कर रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान चाहे वो रतलाम जाते हैं, मैहर जाते हैं, वो स्वयं भी व्यापम को हवा दे रहे हैं। देखिए, आप शिवराज सिंह चौहान या उनके सलाहकार उनको क्या सलाह दे रहे हैं वो बात अलग है, और वो क्यों उसको उठा रहे हैं ये अलग विषय है। बीजेपी हो या कांग्रेस कहीं ना कहीं व्यापम को सामने रखकर ही अपनी राजनीति। ये एक बात तय है कि जब तक कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रहेगी और शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग करती रहेगी, तब तक शिवराज सिंह चौहान महफूज बने रहेंगे। अब मुझे इससे समझ में नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के लोग परोक्ष रूप से क्या शिवराज की मदद कर रहे हैं या भाजपा के उनके जो शिवराज के तथाकथित सलाहकार हैं वो उनको मुसीबतों में डाल रहे हैं। कौन किसकी कर रहा है राजेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दलों और उनके नेताओं की जुबान पर व्यापम तो है ही। कार्तिक अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेल भरो आंदोलन की अगुवाई कमलनाथ ने क्या की? कांग्रेस के नए समीकरणों की सुगबुगाहट को मानो हवा मिल गई। आंदोलन का मकसद शिवराज सरकार की घेराबंदी था, जिसमें वो सफल रही कि नहीं रही ये फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं, जिसका मापदंड जुटी और जुटाई गई भीड़ हो सकता है, लेकिन हमारी नजर गुटबाजी में उलझी कांग्रेस पर रही, जिसे आज भी स्वीकार नेतृत्व की तलाश है। ऐसे में अरुण यादव ने जिस तरह कमलनाथ की अगुवाई की बात की है वह गौर करने लायक है। देखना दिलचस्प होगा कि उद्योगपति और सूट बूट की छाप वाले कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस के दूसरे नेताओं का समर्थन किस हद तक मिल पाता है, और स्वयं सांसद रहते कमलनाथ प्रदेश की राजनीति में कितनी रुचि लेते हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ में क्यों बढ़ रही है नेताओं की जुबानी जंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये तो बहुत बात हुई मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति की। अब हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां सुप्रीम कोर्ट में अटकी कमल विहार योजना की आड़ में नेताओं की जुबानी जंग ने एक दूसरे की योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी विधायक श्री चंद्र सुंदर रानी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल की बुद्धि पर यह कहकर सवाल खड़ा कर दिया है कि भूपेश को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ठीक ढंग से समझ नहीं पाए हैं। अब उसी मामले पर कांग्रेस पलटवार कर विधायक की खुद की योग्यता पर यह कहकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि जो खुद 9वीं तक पढ़ा हो उसको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। मैंने कहा फैसला पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ते तो किसी ऐसे अधिवक्ता जो जानकार है उससे पढ़वा लें। जिस महान भाव ने मेरे बारे में बयान दिया है उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है इसको पहले वो समझ ले और अपनी योग्यता के बारे में पहले जान समझ ले। विवाद तो शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट में अटकी कमल विहार योजना पर, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसा शुरू हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर निजी आरोप लगाना शुरू कर दिए।
विवाद की शुरुआत कांग्रेस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई जिसमें कांग्रेस ने कमल विहार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सरकार पर संगीन आरोप लगाए थे। सो बीजेपी कैसे चुप बैठती? आरोपों से तिलमिलाए विधायक श्री चंद्र सुंदरानी ने फौरन पलटवार किया। भूपेश बघेल की अंग्रेजी पर सवाल उठा दिए, बयान दिया कि कमजोर अंग्रेजी से कांग्रेस अध्यक्ष को फैसले ठीक ढंग से समझ नहीं आया। सुंदरानी यही नहीं रुके, ये कहकर पूरे कांग्रेस की ही खिल्ली उड़ा दी कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अमित जोगी हैं। ऐसे में भूपेश को आरोप लगाने से पहले जूनियर जोगी से सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। कमल विहार योजना पे सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन नहीं दिया। मैंने कहा वो फैसला पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ते तो किसी ऐसे अधिवक्ता जो जानकार है उससे पढ़वा लें। मैं निश्चित रूप से मैं भी इंग्लिश में कमजोर हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। आरोप कांग्रेस अध्यक्ष पर लगे थे, उनकी बुद्धि पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे, तो कांग्रेस को ये बातें तीर की तरह चुभी। शुक्रवार को भूपेश बघेल ने विधायक सुंदरानी की पूरी कुंडली मीडिया के सामने रख दी। बघेल ने कहा कि उनकी अंग्रेजी पर सवाल उठाने से पहले विधायक खुद के गिरेबान में झांक लें, जो खुद ही 9वीं पास हैं। मेरे अंग्रेजी ज्ञान के बारे में जरूर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। मेरी अंग्रेजी कमजोर है, इसे मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है और न ये मेरी कमजोरी है, लेकिन जिस महान भाव ने मेरे बारे में बयान दिया है उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसको पहले वो समझ ले और अपनी योग्यता के बारे में पहले जान समझ ले, उसके बाद इस प्रकार से बयान दे दे कुछ होगा। बीजेपी का वार और कांग्रेस का पलटवार। कमल विहार को लेकर जिस तरह दो बड़े नेता तू मैं उलझे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि फिलहाल कमल विहार का विवाद सियासी गलियारों में शांत होने वाला नहीं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी के साथ सत्येंद्र कुमार सिंह। इस खबर में हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र, केदार कश्यप का मामला अभी जो शिक्षा से जुड़ा था वो तो अभी उसका पटाक्षेप हुआ नहीं है और दो नेताओं के बीच जुबानी जंग, वो भी इंग्लिश और हिंदी को लेकर के। देखिए, हमें नहीं लगता इस पूरे मामले को जिस तरह से और जिस नजरिए से दोनों नेता देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि इससे किसी का भी भला होने वाला है। कांग्रेस बेशक दलील दे रही हो कि वो किसानों के साथ खड़ी है और बीजेपी इस बात की दलील दे रही है कि वो कमल विहार को बचाना चाहती है, लेकिन जिस तरह से ओछी राजनीति, आप किसी की बुद्धि पर सवाल उठा दें, आप किसी की शिक्षा पर सवाल उठा दें, ऐसे अगर कुंडली टटोलने जाएंगे राकेश जी तो कई सारे नेताओं को फिर जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता को टटोलना पड़ेगा या फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता को छिपाना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरह से इस पूरे मामले पर नए सिरे से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, हमें नहीं लगता कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई भी राजनेता गंभीर है। सत्येंद्र, आपने बहुत गंभीर बात कही है, तो हम इस पहलू से हटते हुए कमल विहार योजना के मामले में जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को अब अच्छी तरह सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है? सरकार के लिए बड़ा झटका है। सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना, और यह यूं कहें कि सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार कमल विहार का प्रोजेक्ट लंबे समय से चला रही है और अब ये धीरे धीरे हमें लगता है सतह पर आया है। लेकिन सतह पर जैसे ही आया, इसमें नया एक्सटेंशन जोड़ा गया, कमल विहार पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। सरकार की ये योजनाएं फाइलों में दौड़ ही रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का ये डंडा चला है। बेशक 4 किसानों के पक्ष में ये फैसला आया है, लेकिन इससे पूरा कमल विहार का औचित्य सवालिया निशानों में आ गया है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बोर्ड का जो नियामक कानून है वो पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई। जो मुआवजे के तौर पर पैसे दिए जाने चाहिए थे वो सवालिया निशानों में है। तो हमें लगता है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही सवालों के घेरे में है और सरकार अब नए सिरे से इस पर विचार कर रही है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में वो पुनर्विचार याचिका दायर करेगी या इस फैसले को चुनौती देने वाली जो याचिका दायर करेगी, उससे वो नए चलिए के साथ तैयार करेगी। राजेश जी, कमल विहार जैसे प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराई और ऐसे में जो नेता है, जिम्मेदार नेता है, वो उनकी अपनी आपस में ही भिड़ गए हैं शैक्षणिक योग्यता को लेकर। क्या ये नेताओं को शोभा देता है? देखिए, ये तो बिल्कुल ही मतलब मैंने देखता हूँ बड़े हास्यास्पद बहस जो चला रहे थे दोनों नेता बयानबाजी करके। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, उसके फैसले को गंभीरता से सरकार को पढ़ना चाहिए, अपने विधि सलाहकारों से सलाह लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली, जिससे कि किसानों का भी हित सुरक्षित रहे और रायपुर की जो राजधानी के रूप में जो विकसित हो रहा है वो भी अच्छे से उसको हो। क्योंकि एक तरफ हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वहाँ कुछ होने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे पहलू हैं, उनको आपको गंभीरता से अध्ययन करके और सारी चीज़ एक व्यापक छत्तीसगढ़ के हित को देखते हुए इस पर बात करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं
कोई भी दल हो, उनको ये सोच के कि हम विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं राजनीति करने से अपने आप को बचें। वोट की राजनीति तो बहुत कर ली और बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं, लेकिन हमें अब देश को, प्रदेश को कोई अच्छा दिशा देना है तो आपको हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर पहुंचना चाहिए। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और